press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second chapter of 9th Maharashtra Board Political Science. The name of the chapter is India's Foreign Policy. ठीक है, सो हम लोग इस चैप्टर में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. पहले देखेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या होता है और इंडिया का वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज है उसके साथ कैसे रिलेशंस है और कैसे कैसे रिलेशंस में चेंज होते गया, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी शेप करने में डिफाइन करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो वी हैव गॉट इंट्रोड्यूस टू इंटरनेशनल सिस्टम. ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है, सो वी हैव गॉट इंट्रोड्यूस टू इंटरनेशनल सिस्टम एंड इट्स नेचर एंड कोल्ड वॉर इन द लास्ट सेंचुरी एंड इट्स इफेक्ट्स. नाउ we shall now get introduced to other related issues. Thus we shall learn about the meaning of foreign policy, factors and make an impact on it and the nature of India's foreign policy. कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है. पहली बात तो हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या होता है, उसके बाद इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, कौन सी चीज़ों के वजह से इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बनता है और क्यों डिफरेंट होता है, ये सब देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस. वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इंटरडिपेंडेंट है, सब कंट्रीज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरिन है. तो हर एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है, अपना खुद का पॉलिसी होता है. ऑल द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है सारे कंट्रीज. वी हैव स्टडीड दैट नन ऑफ द कंट्रीज आर कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था. कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो सब उनके पास नहीं है, उनको बाहर से कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है, दूसरे कंट्री से लाना पड़ता है. सो नन ऑफ द कंट्रीज इज सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट का मीनिंग एक ही होता है. एंड हेंस देयर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी बेनिफिटेड इन द फ्यू कंट्रीज. एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एंश्योर दैट इट बेनिफिट्स एवरी नेशन. कभी ये इंटरडिपेंडेंस दो तीन कंट्री को ही फायदा होगा ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज को फायदा होना चाहिए. ठीक है, एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एंश्योर दैट इट बेनिफिट्स एवरी नेशन. ईच कंट्री हैज टू डिसाइड द नेशन इन विच विथ विच इट शुड बी फ्रेंडली, in which block it should participate और what position it should take in international relations. अभी सबसे पहले देखो, हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि अपना फ्रेंड कौन है, अपना दुश्मन कौन है. जैसे आपको पता है कि इंडिया का सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है इंडिया को वो है पाकिस्तान और चाइना से. तो चाइना और पाकिस्तान को डील करने का तरीका हमारा अलग होगा और अमेरिका से डील करने का तरीका अलग होगा, रशिया से डील करने का तरीका अलग होगा, श्रीलंका से अलग होगा, नेपाल से अलग होगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें डिपेंड होती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो अलग तरीके से डिफाइंड है. इंडिया और चाइना का अलग है. ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का अलग है, इंडिया और नेपाल का अलग है. तो हर एक अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर इंडिया का कैसे डील करना है दूसरे कंट्री के साथ, कैसे व्यवहार रखना है, ये डिपेंड होता है. और वैसे ही वर्ल्ड में ऐसे अलग अलग ब्लॉक है. ब्लॉक मतलब क्या, ग्रुप है. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एशियान करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, यूनाइटेड नेशन है, यूरोप के जो कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईयू बोलते हैं उसे, यूरोपियन यूनियन. अफ्रीका के जो कंट्रीज है उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स है. ब्लॉक मतलब क्या, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कंट्रीज का ग्रुप है. तो उस ग्रुप के साथ कैसे रिलेशन रखना है, कौन से ग्रुप में जाना है, कौन से ग्रुप में जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में डिफाइन होती है. कि ये कंट्री सोचता है कि कैसे हमें अपना फॉरेन पॉलिसी बनाना है. पॉलिसी मतलब क्या, कि कैसे अपना प्लान बनाना है कि ये कंट्री से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो, हमारे लोगों को फ़ायदा हो. ठीक है, सो और पोजीशन क्या लेना है. जैसे अभी यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने डायरेक्टली अपोज नहीं किया रशिया को. इंडिया ने क्या किया, रशिया को बोला कि आप वॉर मत करो, पीसफुली जो मैटर है उसे सॉल्व करो, लेकिन डायरेक्टली अपोज नहीं किया. जैसे अमेरिका ने अपोज किया रशिया को, वैसे इंडिया ने नहीं किया. इसका रीज़न है कि इंडिया और रशिया बहुत सालों से फ्रेंड्स है. जब भी इंडिया को प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई भी इशू होता है, तो रशिया इंडिया को ओपनली सपोर्ट करता है. इसलिए इंडिया ने भी रशिया को ज़्यादा अपोज नहीं किया. तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है कि कैसे डील करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे रहना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, सच डिसीजन शुड बी मेड थॉटफुली. ये थॉटफुली डिसीजन करना पड़ता है. ऐसे ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को लगा तो पाकिस्तान चले गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिल के आ गए. ठीक है, उसके कुछ प्रोग्राम था घर में तो वहाँ जाके आ गए, ऐसा नहीं होता है. उसके पीछे प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग होता भी है. ठीक है, द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन विच सच डिसीजंस आर टेकन इज कॉल्ड एज फॉरेन पॉलिसी. तो ये फ्रेमवर्क होता है, थिंकिंग होती है, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स और सालों से ऐसे डिफाइन होता है, मिल के सोच के डिसाइड करते हैं कि ये कैसे हमें डील करना है, कैसे इंडिया का स्टैंड, इंडिया का जो पावर है वो दूसरी दुनिया को बताना है, इंडिया के
फ़ायदे के लिए कैसे हमें दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस रखना है, कैसे डील करना है, ये होता है फॉरेन पॉलिसी। एवरी सोवरिन, सोवरिन मतलब मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, सोवरिन मतलब एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि किसी के और के ऊपर हम डिपेंड नहीं है, हमारे जो भी डिसीजंस है वो हम खुद लेंगे, कोई बाहर का कंट्री आके हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंस, किसी और के दबाव में नहीं रहेंगे, हम फ्री है, हमारे जो रिलेशंस, हमारे जो भी हमारे जो भी डिसीजंस है वो हम खुद लेना चाहिए, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सॉरी, एवरी sovereign and independent country decide its own foreign policy, hence in the discipline of international politics which studies the international relations between nation, foreign policy has an important place। कि फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी अलग अलग लीडर का अलग अलग थिंकिंग होता है, कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो उनका थिंकिंग अलग होगा, या उसके पहले मनमोहन सिंह थे, उनका थिंकिंग अलग होगा, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका थिंकिंग अलग होगा। तो अलग अलग तरीके से शेप होते रहता है, फॉरेन पॉलिसी चेंज होते रहता है, जैसे लीडर चेंज होते हैं तो थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लाने का कोशिश करते हैं, नए तरीके से सोचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे फॉरेन पॉलिसी में आएगा। तो फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेशनल इंटरेस्ट, अभी फॉरेन पॉलिसी कभी भी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा फ़ायदा देखना चाहिए, कि अगर इंडिया और रशिया का जो भी फाइट चल रहा था, रशिया का रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था, जो भी किया था, तो उसका इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपना फ़ायदा भी देखेगा उसमें, कि अगर हमने रशिया को डायरेक्टली ओपोज किया तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, क्योंकि रशिया ने हमेशा अब हमारा साथ दिया है। तो ये अलग तरीके से सोचना पड़ता है। वैसे अमेरिका रशिया का साथ नहीं देगा, अमेरिका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया जितना पावरफुल होगा उतना अमेरिका को नुकसान होने वाला है। वैसे इंडिया का सोचने का तरीका अलग है, अमेरिका का सोचने का तरीका अलग है, मतलब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अलग है, अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी अलग है, ठीक है। So we have briefly understood what foreign policy means. National interest and foreign policy are closely connected to each other. जैसे अभी रशिया का जो वॉर चल रहा था तो इंडिया को फ़ायदा हुआ, रशिया से जो क्रूड ऑयल है, रशिया से जो पेट्रोल डीजल ये सब ऑयल है, ये इंडिया को कम पैसे में मिला, ये फ़ायदा हुआ इंडिया का, इंडिया ने अपना इंटरेस्ट देखा। नेशनल इंटरेस्ट इज फॉस्टर्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी, कि नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशन का इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि फॉरेन पॉलिसी हमें ऐसा बनाना है कि हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो। Therefore, before studying foreign policy, we need to understand the meaning of significance of national interest. National interest मतलब क्या, कि हमारा फ़ायदा हो, हमारे लोगों को, जो भी हम डील करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, नरेंद्र मोदी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी कंट्री के अगर जाके डील कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटी साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उनका मेन इंटेंशन होता है कि हमारे लोगों को उसका फ़ायदा क्या हो, ठीक है। सो दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इम्प्लाइज द मीनिंग मीन्स थ्रू विच इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री कैन बी सेफ गार्डेड, कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है और सॉवरेनिटी है वो सेफ गार्ड रहे, कि किसी के दबाव में आके हम काम नहीं करेंगे। हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसे होना चाहिए कि हम फ्री है, हमारे डिसीजन हम खुद लेने वाले। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूड्स एफर्ट्स टू अचीव अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने एक ऑयल का एग्जाम्पल दिया, तो ऑयल अगर हमें कम पैसे में मिलेगा तो हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, and take steps towards increasing our national power. When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। So whenever we are making any foreign policy, the first thing in our mind should be to think about our country, our national interest. So national interest is more important, ठीक है। So nurturing our national interest. In this sense, the following factors are included in the India's national interest of our country. सबसे पहले क्या है, डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या, कि हमारा प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना पहले, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटरेस्ट। अभी कल जाके अगर किसी, जैसे अभी अफगानिस्तान के ऊपर, पहले अफगानिस्तान में इलेक्शंस वगैरह होते थे, लेकिन वहाँ का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वहाँ के लोग अभी क्या हो गए, उनके गुलाम जैसे काम करेंगे। अगर सेम इंडिया में हुआ तो क्या होगा, इंडिया का सॉवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, कि हमारा डिफेंस, हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो इंडिपेंडेंस है, वो कोई छीन ना ले, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दैट इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है हमारा, कि ये हमारा फ्रीडम रहना चाहिए। Next is economic development is also an important national interest, and economically weak nation will not be able to maintain its independence. Economically अगर हम weak रहेंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से लोन लेना पड़ेगा। अगर हमने किसी से लोन लिया तो क्या होगा, वो कंट्री हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है, हमें फोर्स कर सकता है। जैसे आज वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ है जो पुअर कंट्रीज़ है,
या लेस डेवलप कंट्रीज है, अफ्रीका के कंट्रीज है, एशिया के कुछ कंट्रीज है, एग्जांपल श्रीलंका, उसको चाइना ने बहुत सारा लोन दे के रखा है। एक एग्जांपल पाकिस्तान भी है, बहुत सारा लोन दे के रखा है। तो जितना लोन पाकिस्तान ने लिया है चाइना से, उतना उनकी बातें उनको सुननी पड़ेगी। तो उनका इंडिपेंडेंस भी पूरी तरीके से नहीं है उनके पास, चाइना बोलेगा वो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इंडिया नहीं करता है किसी के साथ, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड पीस या ब्रदरहुड में बिलीव करता है। सो हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड टू बी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट नेक्स्ट टू डिफेंस। सबसे पहले डिफेंस है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कि कभी भी हम किसी कंट्री के साथ डील करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो दो चीज़ें हम सोचते हैं कि पहले डिफेंस की वो कंट्री हमारा फ्रीडम नहीं लेना चाहिए, और दूसरा हमारा फ़ायदा होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. National interest is considered to be goal and foreign policy is considered to be means to achieve it. तो सबसे पहले क्या है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारा फ़ायदा क्या है, हमें क्या फ़ायदा होना चाहिए वर्ल्ड से। जब भी हम किसी कंट्री के साथ डील करते हैं तो कभी भी हमारा नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो नेशनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल। ये गोल क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, क्या हमें करना है, नेशनल इंटरेस्ट या नेशन का डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट कैसे करेंगे, फॉरेन पॉलिसी अच्छा बना के, अच्छे कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना के। ओके, सो नेशनल इंटरेस्ट इज द कंसिडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द मीन्स टू अचीव इट। कि नेशनल इंटरेस्ट हमें अचीव करना है, ये हमारा गोल है, और गोल कैसे अचीव करेंगे, अच्छा फॉरेन पॉलिसी बना के। गोल्स ऑफ नेशनल नेशन चेंज विद चेंज इन द कंडीशन एंड टाइम। कि गोल चेंज होते रहता है, कि जो 1947 में हमारा गोल था आज वो गोल नहीं है। कि 1947 में हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं थे, हमें वीट वगैरह सब बाहर से लाना पड़ता था, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी अलग था कि हमें हेल्प चाहिए था, फूड ग्रेन चाहिए था दूसरे कंट्री से। आज हमारे पास इतना ज़्यादा फूड है कि हम दूसरे कंट्रीज को देते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी फॉरेन पॉलिसी फूड ग्रेन्स के लिए अलग होगा। तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होता है कंट्री का, वैसे वैसे, या टाइम चेंज होता है, कंडीशन चेंज होता है, वैसे फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती है और इंटरेस्ट भी चेंज होता है। अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंजेस। दीज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉरेन पॉलिसी। जैसे इंटरेस्ट चेंज होगा वैसे फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होगा। देयर फॉर फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनामिक। कि फॉरेन पॉलिसी ऐसा फिक्स नहीं है कि 1947 में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था वो 2022 में भी वैसा ऐसे नहीं है, वो डायनामिक रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस। इवन दो सम चेंजेस हैपन इन द फॉरेन पॉलिसी ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड टाइम, फॉरेन पॉलिसी ऑफ सम नेशंस आर बेस्ड ऑन सम एक्सटर्नल इटर्नल प्रिंसिपल्स। इटर्नल मतलब क्या, कि कुछ प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होती है। जैसे इंडिया का जो प्रिंसिपल्स है जी, ब्रदरहुड, ह्यूमन राइट्स, पीस, सिक्योरिटी, कि वर्ल्ड में शांति रहे, ये इंडिया 1947 में भी सोचता था और 2022 में भी सोचता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी भी सेम सोचते हैं, और 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी सेम सोचते हैं कि ये हमारे जो कुछ प्रिंसिपल्स है वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब क्या, कभी चेंज नहीं होते। जैसे पीस है, ह्यूमन राइट्स है, सिक्योरिटी है। What provisions should be included in the foreign policy to achieve these values according to you? कि अभी ये लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि इंडिया का जितना भी, इंडिया कभी भी किसी के साथ डील करेगा तो हमें सोचना चाहिए कि वर्ल्ड में पीस कैसे रहे, शांति कैसे रहे। ठीक है, और इसके लिए ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर्स है इसके लिए काम करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। अभी फॉरेन पॉलिसी कौन से फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है ये देखेंगे। फर्स्ट इज जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन मतलब क्या, कि हमारा लोकेशन कहाँ है, हम कौन से कंट्री के साथ नेबर है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी अलग होगा, चाइना के साथ अलग होगा, श्रीलंका के साथ अलग होगा। ठीक है, कि यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा। सम ऑफ द कंट्रीज आर फार अवे, अमेरिका और इंडिया बहुत दूर है, तो उसके साथ डील करने का तरीका अलग है। पाकिस्तान हमारा नेबर है और वो हमारा दुश्मन जैसा कंट्री भी है, तो उसका रिलेशन हमारा अलग होगा, उसके साथ फॉरेन पॉलिसी हमारा अलग होगा। ठीक है, सेवरल नेबर कंट्रीज अराउंड सम कंट्रीज, सम नेशंस हैव लॉन्ग कोस्ट लाइन। जैसे इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है, तो सी से भी अटैक हो सकता है इंडिया के ऊपर, तो उसका अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। वाइल सम हैव प्लेंटी ऑफ मिनरल वेल्थ, इन सम द साइज, population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while defining or deciding a foreign policy. ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, हमारा नेबर कंट्री कौन सा है, हमारा टोपोग्राफी मतलब लैंड। जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ एक सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया हमेशा वहाँ गार्ड या अपने सोल्जर्स को रखता है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो लैंडफॉर्म है वहाँ उसका इंपॉर्टेंस है, या कश्मीर का भी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो इसलिए इंडिया हमेशा वहाँ अपना आर्मी को रखता है। ठीक है,
सो टोपोग्राफी, कोस्ट लाइन, सी कोस्ट जो होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में बहुत सारे हैं, इसलिए चाइना का नज़र है अफ्रीका के ऊपर, इसलिए चाइना ने बहुत सारे पैसे दिया है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, उनको लोन बहुत सारा दे के रखा है। उसका फ़ायदा क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है चाइना को, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर वाइल डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। देन पॉलिटिकल सिस्टम, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कि इंडिया का जो कंट्री, इंडिया कंट्री है वो है डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशंस होगा, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशनल पार्लियामेंट, कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ सब डिस्कशन होता है, वहाँ सब एमएलए सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन करते हैं, और अगर कोई मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी बना रहा है किसी कंट्री के साथ, अच्छा कोई डील साइन करने का कोशिश कर रहा है, एग्रीमेंट करने का कोशिश कर रहा है, तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी होती है, जैसे आज बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस अपोजिशन में, कांग्रेस अपोज करेगा, कांग्रेस का करेगा, वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं उसके ऊपर चेक करेगा कि सही है कि गलत है। देन इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द nation's parliament plays a major role in evolving foreign policy. When different aspects come up for discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy. जैसे मैंने बताया कि opposition party भी क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन रेज करेगा। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड होता है कंट्री, जैसे इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे स्टेट्स है इंडिया में। अभी इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, राजस्थान के पास है पाकिस्तान या पंजाब के पास है, वैसे ही बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ से बॉर्डर शेयर होता है, या अपना इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसका और बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है। तो बांग्लादेश में अगर कुछ इशू हुआ कल, या पाकिस्तान में कल कुछ इशू हुआ, तो राजस्थान को सबसे पहला उसका इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर बांग्लादेश के इधर कुछ हुआ तो वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। तो जो नेबरिंग कंट्री स्टेट्स है, ठीक है, या फिर यहाँ दिया है, देखो श्रीलंका का कुछ अगर इशू चल रहा है तो तमिलनाडु के ऊपर इम्पैक्ट होगा। कल जाके श्रीलंका में अगर कुछ हुआ, वॉर हुआ, तो श्रीलंका के लोग अपना जान बचाने के लिए क्या करेंगे, बोट पकड़ के सीधा श्रीलंका में तमिलनाडु में आएंगे, तो नुकसान किसको होने वाला है, तमिलनाडु को होने वाला है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट मतलब क्या, इंडिया के जो स्टेट्स है, पार्ट इंडिया के जो स्टेट्स है, वो भी फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि उनको ही नुकसान पहले होने वाला है। सो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल मतलब क्या कि एक कंट्री बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। इंक्लिनेशन मतलब क्या कि उनका भी सुनना पड़ता है, उनका भी बातें सुननी पड़ती है, उनके भी जो विचार है वो सुनने पड़ते हैं while shaping foreign policy, because the affairs in the neighboring nations affect constituent states। मतलब affairs मतलब क्या कि वहाँ जो भी इशू चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है, सबसे पहला इम्पैक्ट नेबरिंग स्टेट्स को होने वाला है, जो हमारे बाउंड्री वाले स्टेट्स है उनको होने वाला है, या बॉर्डर स्टेट्स है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स इन श्रीलंका में अफेक्ट तमिलनाडु, एंड दोज इन बांग्लादेश में अफेक्ट वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है या फिर वेस्ट बंगाल है उसे सबसे पहला नुकसान होगा, या सबसे पहला उसे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज इज इम्पॉर्टेंट एज दैट विद इन आवर कंट्री, कि जितना हमारे कंट्री में शांति है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बाजू की कंट्री में भी शांति होनी चाहिए। मतलब इंडिया में सब कुछ ठीक से चल रहा है तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा उसका। जैसे आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश जो कंट्री है वो पहले 1971 के पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था। 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया और वहाँ के लोगों को मारना चालू कर दिया, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में आ गए। तो इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स है, आसाम है या फिर वेस्ट बंगाल है, यहाँ सब आने लगे लोग। तो यहाँ आने के बाद क्या हो गया, वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो अपना कंट्री में पीस होना इंपॉर्टेंट है, शांति होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाजू के कंट्री में भी होना चाहिए, जो अपने नेबर्स है वहाँ भी होना चाहिए। हेंस इंडिया टेक्स एफर्ट टू क्रिएट डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया क्या करता है, जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है। जैसे 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया इंडिया ने, अलग करने के बाद क्या बांग्लादेश को अपने अंदर नहीं ले लिया, वहाँ क्या किया, वहाँ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. As a result, the economy impact foreign policy in two ways. First, foreign policy is shaped by the need of establish economic relations with other countries. अभी
अभी क्या चल रहा है, सब ट्रेड के ऊपर डिपेंड होता है, बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो कंट्री के बीच में अगर हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो बिजनेस और ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है, इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड, ऑल एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया और चाइना, ये इनके अच्छे रिलेशंस नहीं है। चाइना हमेशा इंडिया को नीचे दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशंस अच्छा है, ट्रेड तो चलते रहता है हमेशा, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर अटैक करने से पहले चाइना को सोचना पड़ता है, क्योंकि इंडिया को ट्रेड भी करना है, इंडिया के साथ ट्रेड भी करना है चाइना को। तो ये अलग तरीके से फॉरेन पॉलिसी डिफाइंड होता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज, इन टुडेज वर्ल्ड द इशू ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इंपॉर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी पावरफुल इन प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज एंजॉयज। तो जो कंट्रीज, देखो इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है कि इकोनॉमिकली कंट्री कितना पावरफुल है, कि अगर वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारा कंट्री अगर पावरफुल है, हमारे कंट्री में मार्केट अवेलेबल है, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे कंट्री में फैक्ट्री चल रही है, जॉब्स अवेलेबल है, तो क्या होगा, बाकी कंट्री के जितना इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज को होता है उतना हमें नहीं होगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही नहीं है अपने पास तो क्या करेंगे हम लोग, खाएंगे क्या? हम लोग सेफ है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या खाएंगे? जॉब्स ही नहीं है तो क्या होगा? तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक मतलब क्या? पैसा। इकोनॉमी मतलब पैसा, बेसिकली ट्रेड, बिजनेस, ये सब होना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। सो कंट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आर लेस डिपेंडेंट ऑन अदर। जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, अमेरिका, इनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज वेल। तो उनका एक अलग, उनका फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ठीक है। अभी नेशनल लीडरशिप, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जैसे लीडर्स चेंज होते हैं वैसे फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होता है, उनका एक अलग थिंकिंग होता है। सो द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैव रोल इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। द पर्सन होल्डिंग दिस पोजिशन ट्राई टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी एंड टू इम्प्रूव अपॉन इट। मतलब जो मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ डील किया था, वो नरेंद्र मोदी आने के बाद सीधा कैंसिल नहीं करेंगे, उससे कंटिन्यू करेंगे, उसमें और इंप्रूवमेंट करने का भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी नॉन अलाइनमेंट ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी क्या किया, या जो दूसरे भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सीधा ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हट गए, पीछे हो गए या बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने सीनो इंडियन रिलेशनशिप, सीनो मतलब क्या? चाइना, ठीक है, इंडो चाइना नहीं बोलेंगे हम, सीनो इंडिया बोलते हैं। सीनो मतलब चाइना और इंडिया, इनके जो रिलेशंस है उसे और इम्प्रूव करने का कोशिश किया, ठीक है। अभी यहाँ देखो, कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फॉलोइंग लीडर्स। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ताशकेंत एग्रीमेंट किया था 1965 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। वो वॉर खत्म होने के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो साइन हुआ था ताशकेंत में। ताशकेंत इज द नेम ऑफ अ प्लेस, उज्बेकिस्तान नाम का कंट्री है, वहाँ का कैपिटल है ताशकेंत। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट साइन होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई ताशकेंत में। तो ये मिस्ट्री है कि उनको मारा या उनकी नेचुरल डेथ हुई, ठीक है। देन इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये मैंने आपको 1971 में बताया कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को फ्री कर दिया। तो उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था शिमला में। राजीव गांधी ने इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने यहाँ आपने देखा है कि सीनो इंडियन रिलेशंस इंप्रूव करने का कोशिश किया था और पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस इंप्रूव करने का कोशिश किया था। 1999 में करगिल का वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी कुछ एग्रीमेंट साइन करने का कोशिश किया था। आगरा एग्रीमेंट बोलते हैं उसे, आगरा समिट, आगरा में मीटिंग हुआ था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ का, ठीक है। नेम द फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हु फॉलोड दिस पॉलिसीज। अभी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट मतलब क्या होता है कि इंडिया के जो ईस्ट में कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सब कंट्रीज है, या फिर मलेशिया, ये सब कंट्रीज है, तो उसके साथ भी हमारे रिलेशंस होना चाहिए, ऐसे मानना था। इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे एक टाइम पे, उनका नाम था IK गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, इनका ये पॉलिसी था लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। एफर्ट्स टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
ये मनमोहन सिंह का मानना था, FDI, और नरेंद्र मोदी भी अभी यही मानते हैं। ये आप एक बार डाइजेस्ट में देख लो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह भी ऐसा मानते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर PV नरसिम्हा राव भी ऐसे ही मानते थे, ये कंटिन्यू होते आ रहा है। PV नरसिम्हा राव से स्टार्ट हुआ, तभी फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। देन एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो हम उसका फॉरेन मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अफेयर्स मतलब क्या, बाहर के कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन है कैसे होना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और सबसे बड़ा ऑफिसर होता है फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है। एम्बेसीज, एम्बेसीज मतलब क्या कि इंडिया का बाहर, अगर इंडिया का अमेरिका में अभी ऑफिस होता है, इंडिया के गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, उसे बोलते हैं एम्बेसी, ठीक है। फॉरेन एम्बेसी इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे हर कंट्री में हमारे एम्बेसीज है, अलग अलग कंट्रीज में एम्बेसीज है। वहाँ जो लोग काम करते हैं, वहाँ जो ऑफिसर काम करते हैं, उसे बोलते हैं डिप्लोमैट बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, वहाँ के कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, तो उनको बोलते हैं डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फॉरेन पॉलिसी, इवन दो द फाइनल डिसीजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो फाइनल डिसीजन कौन लेता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेता है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में कौन है, ये अमेरिका का, इंडिया का एम्बेसी है, वहाँ के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स है वो लोग हैं, लेकिन सबके बाद फाइनल डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हेल्प्स इन, अभी इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, वो एक टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि फॉरेन रिलेशंस कैसे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ये जब भी नरेंद्र मोदी का 2014 में गवर्नमेंट पहली बार बना था, तभी फॉरेन सेक्रेटरी थे वो। 2019 में नरेंद्र मोदी ने उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना दिया, ठीक है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, the administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it। जो administrative officers होते हैं, जो ठीक है, IFS बोलते हैं उनको, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, शेप करते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ऑल्सो कंप्लीट दिस टास्क। NSA मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, ये इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि जैसे इंडिया का बाहर के कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए अपने सिक्योरिटी में कैसे इंपैक्ट होगा, ये सब चेक करते हैं। यू आर वर्किंग एज अ फॉरेन सेक्रेटरी, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट चाइना, एज अ फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, व्हाट टॉपिक विल यू सजेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर डिस्कशन। ये आप सोचो और कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना का क्या प्रॉब्लम है, इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशंस कैसा है, इंडिया और चाइना का करंट सिचुएशन क्या है वर्ल्ड में। चाइना को अगर हम लोग चाइना को ब्लेम भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हमारा ट्रेड रिलेशंस भी है उनके साथ। ये सब चीज़ें सोच कर फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं होता है। सो आई एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हियर। सो द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन पॉलिसी, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।